प्रिय विद्यार्थियों, डाइजेशन टॉपिक के पाचन तंत्र की जो पाचन प्रक्रिया के टॉपिक की तीसरी वीडियो में पुनः स्वागत है। हमने पहले दो वीडियो में आहार नाल के विभिन्न जो अंग हैं, जैसे आहार नाल में ग्रहणी, आमाशय, उनके अंदर पाचन की प्रक्रिया में जो एंजाइम स्रावित होते हैं अलग अलग, उनके एंजाइम वार पाचन की प्रक्रिया का, अंगवार पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। परंतु आपके सिलेबस में चूंकि इस तरह से भी पॉइंट दे रखा है भोजन के विभिन्न घटकों या अवयवों का पाचन, अर्थात इस तरह से कभी सवाल पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि वहां पर आपको अलग तरीके से आंसर को पेश करना होगा। तो मैंने उसी तरीके से अपने टॉपिक को बनाया है। थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। तो सबसे पहले हम भोजन के अवयव घटकों की बात करें तो आप जानते हैं कि भोजन का जो अवयव है वो मुख्य रूप से तीन होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये बचपन से पढ़ता है कि हमारे भोजन में ये तीन मुख्य तत्व होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसके अलावा जो घटक हैं वो कम मात्रा में होते हैं और अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। जिनको विटामिन और खनिज को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको हमें सीधे अवशोषित करना पड़ता है। वातावरण से जिस रूप में मौजूद होते हैं उनको उसी रूप में अवशोषित करते हैं। परंतु कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, इनको पाचन करने के पश्चात ही अवशोषित किया जा सकता है और अवशोषण के पश्चात पुनः शरीर में इनको जो छोटी इकाइयों को जोड़ करके जटिल अणु बना करके भोजन के रूप में, संचित भोजन के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा संचित रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ पाचन की प्रक्रिया में इन पदार्थों का जल अपघटन होता है और इसे हाइड्रोलाइसिस होती है, वहीं अवशोषण के पश्चात उसका पुनः शरीर के अंदर संघनन की प्रक्रिया द्वारा बड़े अणु बनाए जाते हैं जिसमें जल पुनः बाहर निकलता है। इसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जहां पर कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया की बात करें तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो जटिल अणु है उनका निर्माण मोनोसेकेराइड, एकल शर्करा के जो अणु होते हैं मोनोसेकेराइड, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। कीटोज और एल्डोज भी नाम से बोलते हैं। एल्डोज का उदाहरण ग्लूकोज होता है और कीटोज का उदाहरण सामान्यतः फ्रक्टोज होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण है पर यहाँ पर इतना ही काफी है। इन जब संश्लेषण की प्रक्रिया में इनके द्वारा आप देखते हैं पॉलीसेकेराइड बनते हैं, तब यहां से जल बाहर निकला है। और जब डाइजेशन की प्रक्रिया होती है तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया में जल के अणुओं को जोड़ा जा रहा है। और इसको एक दूसरे एग्जाम्पल समीकरण से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर और आर, यहाँ पे एल्किल समूह केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आर का मतलब और आर का मतलब कोई जटिल कोई मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, उसको जल अपघटन करवाया जा रहा है। पाचन की प्रक्रिया में एंजाइमों की सहायता से ये हाइड्रोजन का और H2O जुड़ता है। तब एक मॉलिक्यूल यानी जब विखंडन होगा तो एक पार्ट के साथ हाइड्रोक्सिल समूह और दूसरे के साथ में, यहाँ पर गलत लिख दिया है, केवल H मॉलिक्यूल जुड़ता है और इस प्रकार से इनका जल अपघटन होता है। तो डाइजेशन की प्रक्रिया में यही है कि एंजाइम आते हैं, उनका जल अपघटन करवाते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में बांटते हैं। यहाँ पे हमें ये चीज और क्लियर हो रही है कि मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में होता है। डाइजेशन में पॉलीसेकेराइड को अवशोषण योग्य मोनोसेकेराइड में तोड़ा जाता है पाचन की प्रक्रिया में, यानी जटिल बड़े अणुओं से छोटे अणु इकाइयों में बांटा जाता है। नेक्स्ट अगर हम वसा की बात करें, वसा अणु की संरचना ट्राइग्लिसराइड होते हैं, न्यूट्रल फैट वसा के रूप में। और भोजन के अधिकांश जो मात्रा है वसा की वो ट्राइग्लिसराइड ही होती है। और इसके अंदर तीन फैटी एसिड, तीन वसा अम्ल होते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और वसा अणु इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए उनको वसा अम्ल बोल देते हैं। करीबन ये 12-13 कार्बन
से ज़्यादा बड़े कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जबकि ग्लिसरॉल जो है 3 कार्बन का अणु होता है और ये तीन अणु फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का अणु एस्टरिफिकेशन क्रिया के द्वारा वसा का एक ट्राइग्लिसराइड अणु बनाते हैं और 3 H2O के जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो एक प्रकार से ये संश्लेषण की क्रिया थी और इसका वाइस वर्सा उल्टा अगर कहें तो वसा का जब डाइजेशन होगा तब उसके अंदर 3 वसा अम्ल और एक ग्लिसरॉल बनते हैं, परंतु एक यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि वसा का जब अपघटन होता है वह जलीय एक्वस मीडिया में होता है, जबकि वसा खुद एक हाइड्रोफोबिक नेचर की है। तो यहाँ पे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो या इस वीडियो में देखते हैं, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट मटेरियल है प्रोटीन अवयव। प्रोटीन की संरचना सभी जानते हैं, अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। 2 अमीनो अम्ल के बीच में एक पेप्टाइड बंध है। ये बॉक्स की जो संरचना है वह क्या है, एक पेप्टाइड बंध है और पेप्टाइड के अंदर 2 अमीनो अम्ल बन जाते हैं और एक पेप्टाइड बंध से 2 अमीनो अम्ल बनते हैं, उनको कहते हैं डाइपेप्टाइड। और इस डाइपेप्टाइड का निर्माण 2 अमीनो अम्ल से हो गया और बहुत सारे इस तरह से अमीनो अम्ल परस्पर जुड़ते जाते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन की संरचना होती थी। और यहाँ पे देखे ये एक अमीनो अम्ल जो इस वाले अमीनो अम्ल का था, जबकि दूसरे वाले के जो कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में आपस में साझा हो गया, यानी पेप्टाइड बंध बनता है। तो जल अपघटन के दौरान भी यही बंध आपस में टूटता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NH एक H लेके NH2 एमीन बना देता है और ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जल अपघटन की प्रक्रिया में बेसिकली जल एमिनो अम्ल बनते हैं प्रोटीन के टूटने के द्वारा। और इसके आगे अगर हम एक एक एग्जांपल वाइज लेते हैं तो मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताता हूँ कि हम जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं उसमें 3 मेजर कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। स्टार्च जो कि प्रकृति में जो प्लांट्स में वेजिटेरियन जितने भी मटेरियल हैं उसके अंदर स्टार्च काफ़ी मात्रा में संचित भोजन होता है। इसके अलावा लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर के नाम से भी फेमस है और दूध के अंदर पाई जाती है, ये भी हमारे भोजन का हिस्सा होती है। इसके अलावा शर्करा जो शुगर केन से प्राप्त होती है वह सुक्रोज होती है और ये मुख्य भोजन के अवयव है। इसके अलावा हमारे भोजन में सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसका भी अंश काफ़ी बड़ा होता है, परंतु क्योंकि हमारे शरीर में नो एंजाइम, कोई किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है सेलुलोज को पचाने के लिए, तो हमारे शरीर में ये अपाच्य है। परंतु ये मुख्य अवयव जो 3 बताया है उनके बारे में हम आगे बताएंगे। अन्य कुछ और भी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में भोजन में प्राप्त होता है, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन का डाइजेशन संभव है, ग्लाइकोजन, पायरुविक एसिड। ये नॉनवेज जो भी खाने वाले होते हैं उनकी क्योंकि एनिमल का जो स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो नॉनवेज खाने वालों के जो भोजन में ग्लाइकोजन काफ़ी आता है। इसके अलावा पायरुविक, लैक्टिक एसिड, पैक्टिन, एमाइलेज ये भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में शामिल रहते हैं। अब मैं स्टार्च के डाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। और स्टार्च की जो पाचन की क्रिया है वह मुख गुहा से शुरुआत हो जाती है, जो स्लाइवरी एमाइलेज टाइलिन की सक्रियता से, जो pH 6.5 पर आपने पढ़ा है, वह कार्य करता है, पके स्टार्च पर क्रिया करता है। परंतु मुख गुहा में पाचन जो है वह बहुत ही अल्प समय के लिए होता है, इसलिए कम समय मिलने के कारण मुंह के अंदर चबाने के दौरान तो केवल 5% स्टार्च, परंतु जब आमाशय के जठर रस में पूरी तरह मिल जाता है उससे पहले की स्थिति तक स्टार्च का करीबन मैक्सिमम अधिकतम 30 से 40% ही डाइजेशन हो जाता है, अर्थात करीब 60 से 70% स्टार्च अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अर्थात स्लाइवरी एमाइलेज हालांकि कार्य करता है परंतु वह आंशिक ही स्टार्च का पाचन कर पाता है। उसका फर्दर पाचन करना है तो उसके लिए और एंजाइम मिलते हैं, परंतु आमाशय में किसी प्रकार का एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है।
परंतु जैसे ही क्षारीय माध्यम में जो पित्तरस द्वारा बनाया जाता है आंत्रों के अंदर, ग्रहणी के अंदर, उस पित्तरस के साथ साथ अग्नाशय के एमाइलेज, अग्नाशय रस के अंदर जो एमाइलेज होता है वह आके इस पे कार्य करता है, इसको माल्टोज में बदल देता है और ग्लूकोज पॉलीमर में भी कुछ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं और ये माल्टोज जो है फिर आंत्र के अंदर जब पहुंचता है, आंत्र के अंदर अग्नाशय रस की एमाइलेज की क्रिया के बाद में न केवल अग्नाशय रस के संबंधित माल्टेज एंजाइम, अल्फा डेक्स्ट्रिनोइज एंजाइम, परंतु इसके साथ साथ जो ग्रहणी, देखिए अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से आया हुआ है और इसके अलावा जो ग्रहणी और छोटी आंत्र की जो मेम्ब्रेन है, आंतरिक जो विलाई कहलाती है, विलाई के ऊपर आपको मालूम है कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे गुहा है, गुहा के आंतरिक में ये विलाई थे आंत्र के अंदर, इस विलाई की जो ब्रश बॉर्डर है इसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं और ये माइक्रोविलाई युक्त जो एक कोशिका है इनके अंदर एंजाइम पाया जाता है। इस एक कोशिका को कहते हैं एंटीरोसाइट, यानी आंत्र की जो ल्यूमेन है उसके ऊपर जो विलाई है, अंगुलीनुमा उभार, उसके ऊपर कई एंजाइम श्रावण करने वाली एंटीरोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो ब्रश बॉर्डर का हिस्सा होती है। ठीक है, उनके द्वारा भी, उनकी सतह पर भी एंजाइम पाए जाते हैं और यह माल्टेज एंजाइम अग्नाशय रस के एंजाइम के साथ साथ माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टार्च का जो डाइजेशन होगा क्या बनता है, फाइनली ग्लूकोज, यानी अब ग्लूकोज का अवशोषण आंत्र में, छोटी आंत्र यानी विशेषकर ग्रहणी और उसके बाद थोड़ा बहुत पार्ट जो है इलियम तक इसका डाइजेशन स्टार्च का हो जाता है और साथ ही साथ ग्लूकोज का अवशोषण भी प्रारंभ होकर लगभग खत्म भी छोटी आंत में हो जाता है। सामान्य विसरण और सोडियम, यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं बताऊंगा किस तरह से होता है। सोडियम ग्लूकोज पंप के द्वारा भी होता है और इसके अलावा हमें इसके आगे देखते हैं हम किस प्रकार से अन्य कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जैसे मिल्क शुगर, लैक्टोज को अग्नाशयी रस और एंटीरोसाइट के लैक्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, गैलेक्टोज कम मात्रा में होता है पर इसको भी सीधे अवशोषित किया जा सकता है। इसके अलावा सुक्रेज जो कि इसी अग्नाशयी रस और एंटीरोसाइट में होता है, वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बांट देता है और इसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साधारण भोजन में प्राय स्टार्च ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट के जब टोटल से 80% कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज यूनिट्स के रूप में, बाकी 10% के रूप में अवशोषित शरीर द्वारा होता है। अब आगे मैं प्रोटीन पाचन की बात करूंगा। आपको पहले ही बता दिया है अमीनो अम्लों के संगठन से प्रोटीन बने होते हैं और आप जानते हैं एक अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल का नाम ही यही है अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी हैं और एमीन समूह भी है। और एमीन समूह और जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाते, ये एमिनो एसिड है, इसकी एक काम तो है NH2 है और दूसरी आम जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। और इस तरह से दूसरा यहाँ पर एक और अमीनो एसिड आ जाएगा और यहाँ पर इसका कार्बोक्सिलिक समूह दूसरा आ जाएगा और वह इसके साथ में पेप्टाइड बंध बनाएगा, यानी एक कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे के एमीन समूह से जुड़ेगा और पेप्टाइड बंध बनाएगा। इस प्रकार से एक चेन जैसी संरचना बन जाएगी जो अंततः एक प्रोटीन की संरचना होती है जिसका एक किनारा आप देख सकते हैं क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह होगा और बड़ी श्रृंखला में दूसरा समूह क्या होगा, अमीन समूह। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि प्रोटीन में एक किनारा कार्बोक्सिलिक C टर्मिनल और दूसरा सिरा जो होता है एंड अमीनो समूह युक्त N टर्मिनल होता है
और उनके बीच में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में होते हैं जो एक प्रोटीन अणु की विशिष्टता को निर्धारित करता है। और प्रोटीन अणु के जो विशिष्ट गुण हैं वह प्रोटीन में अमीनो अम्लों की श्रृंखला में उनका क्रम क्या है और कौन कौन से अमीनो अम्ल यूज किए गए हैं प्रोटीन में, यानी अमीनो अम्ल की प्रकृति और उनके क्रम दोनों के आधार पर उस प्रोटीन का गुण निर्धारित होता है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन के सामान्य संरचना के बाद देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कब कब किस किस अंग में कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ एंड होता है और किस प्रकार अवशोषण होता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन आप देख सकते हैं हम हमारे आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम में होता है। यहाँ पे मैंने एक जो पेप्सिन एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी अलग जानकारी है कि पेप्सिन एक इकलौता एंजाइम है जो हमारे जो नॉनवेज जो भोजन करने वाले हैं उसके अंदर कोलेजन मॉलिक्यूल होता है। कोलेजन जिनकी तंतु जो होता है प्रोटीन तंतु होता है जो हमारे शरीर की त्वचा की कसावट को निर्धारित करते हैं। और इस कोलेजन की क्षमता इतनी अच्छी होती है, मजबूत होते हैं कि वह एक समान आकार समान मोटाई के स्टील के फाइबर की तुलना इससे की जा सकती है। उस कोलेजन को डाइजेशन की क्षमता केवल और केवल पेप्सिन एंजाइम में है। हालांकि इसके अलावा दूसरे पेप्सिन एंजाइम जो है पेप्सिन जो है दूसरे प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, परंतु कोलेजन जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने की क्षमता केवल और केवल पेप्सिन में होती है। अर्थात जो मांस को पचाने में आवश्यक पहला एंजाइम है, अदरवाइज जो है वह मांस को पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मांस को डाइजेस्ट करने में समस्या आती है। इसके अलावा पेप्सिन जो है pH2 पर कार्य करता है। प्रोटीन जो अन्य और कोलेजन है उनको तोड़ करके पेप्टोन और प्रोटियोजेज में तोड़ेगा और कुछ पॉलीपेप्टाइड भी होंगे। इन सारे मॉलिक्यूल्स को फिर बाद में अग्नाशयी रस में उपस्थित और इसके अलावा बाद में ग्रहणी के एंजाइम भी काट के अंततः अमीनो अम्ल डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में तोड़ते हैं, जिनको बाद में शरीर की कोशिकाओं द्वारा आगे बताऊंगा डायग्राम द्वारा किस तरह से अवशोषित किया जाता है। यहाँ पे डिटेल से बता दूं, ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल प्रोटीन और काइमोट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड टुकड़ों में बांटते हैं, जबकि इन छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों अर्थात पॉलीपेप्टाइड की जो छोटे श्रृंखलाएं उनको कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये एक और एंजाइम होता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, एमिनोपेप्टिडेज और किसके में बदल देता है अमीनो अम्ल में, और डाइपेप्टाइड में भी तोड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रो इलास्टेज लिखा है एंजाइम जो अग्नाशयी रस में होता है, जो इलास्टिन तंतु ये अनोदर हमारी स्किन की जो स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी है उसको निर्धारित करता है। उन इलास्टिक जैसे तंतुओं को तोड़ने में डाइजेस्ट करने में मदद करता है और मीट पाचन में पेप्सिन के साथ साथ इसकी भी आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। इस प्रकार से इन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन इनके द्वारा जो डाइजेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली प्रोटीन में क्या बचता है, काफी सारे अमीनो अम्ल और कुछ पॉलीपेप्टाइड फिर भी बच जाते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड जो बचे हुए हैं और अमीनो अम्ल तो अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषण शुरू हो जाता है, जबकि पॉलीपेप्टाइड को वहीं आपको पहले ही बताया है कि एंटीरोसाइट जो ब्रश बॉर्डर पे पाई जाती है आंत्र में उसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के इरेप्सिन जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का समूह है इरेप्सिन, वो पेप्टिडेजेज एमिनोपेप्टिडेजेज जो है कार्बोक्सीपेप्टिडेजेज जो इसमें कुछ तो अग्नाशय रस के कॉमन होते हैं, वो बचे खुचे पॉलीपेप्टाइड को वापस अमीनो अम्ल में डाइपेप्टाइड में और कुछ ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, जिनको बाद में माइक्रोविलाई मेम्ब्रेन एंटीरोसाइट और द्वारा अवशोषित करके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे मैं प्रोटीन के बारे में संक्षिप्त में डायग्राम वाइज बता रहा हूँ। देखिए, प्रोटीन यहाँ 6 पेप्सिन द्वारा लार्ज पॉलीपेप्टाइड में टूट गए और स्टोमक में एसिडिक मीडियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में यह
जो है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड और स्मॉल पेप्टाइड में टूटेंगे। यहाँ पर पैनक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ने कार्य किया, और एमिनो एसिड के अंदर फिर ब्रश बॉर्डर एंजाइम एमिनोपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज एंजाइम द्वारा टूट जाते हैं। फिर एमिनो एसिड enters the capillary blood in the villi and are transported to the liver via hepatic portal vein। अर्थात यह विलाई की दीवार यानी विलाई की जो कोशिकाएं होती है उनके एंटीरोसाइट और अन्य कोशिका एपिथेलियल सेल उनके द्वारा अवशोषित होकर के विलाई के अंदर उपस्थित ब्लड वेन के द्वारा होते हुए हेपेटिक पोर्टल वेन द्वारा पहुंच जाते हैं लीवर की ओर। इसके अलावा प्रोटीन का अवशोषण का भी तरीका एक बता देता हूं। यहाँ पर प्रोटीन जो है डाइट हमने ग्रहण की थी, उनका डाइजेशन हो जाएगा। मैंने सारे किस तरह से एंजाइम गैस्ट्रिक, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्य करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या प्राप्त होता है, हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो अमीनो अम्ल, एक लार्ज पेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। तो लार्ज पेप्टाइड तो कभी भी अवशोषित सीधे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अवशोषित क्या हो सकते हैं, एक तो अमीनो अम्ल और ये वाले, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर पे ये ब्रश है, ये यहाँ पर जो है जो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस तरह से संरचना होती है ल्यूमेन की। तो यहाँ पे विलाई होता है, आपको मालूम हो तो विलाई की जो दीवार है उसकी एक कोशिका के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कौन सी कोशिका, इस दीवार की। और इस दीवार की ये जो कोशिका है इस तरफ क्या है, ये ल्यूमेन है, ये इस तरफ, और भीतर का भाग इसके नीचे की ओर है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं, ये क्या है ल्यूमेन, ये ब्रश बॉर्डर की दीवार, और इसके नीचे क्या है विलाई के अंदर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज पेप्टाइड तो अवशोषित नहीं हो सकते, अमीनो अम्ल अवशोषित हो सकता है, ये अवशोषित हो सकता है, परंतु जब डाइजेशन हो चुका होता है तो अमीनो अम्ल की मात्रा तो केवल 20% ही होती है। यानी डाइजेशन के जो हमारे आहार नाल की जो गुहा है ल्यूमेन है, उसके अंदर प्रोटीन के डाइजेशन के पश्चात केवल 20% ही अमीनो अम्ल होता है। 80% किस रूप में होता है, आपके डाई एंड ट्राई पेप्टाइड के रूप में। और इन सबको 2 और 3 यानी डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड एंड अमीनो अम्ल को कौन ग्रहण कर लेता है, ये ल्यूमेन की ब्रश बॉर्डर की सेल्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए एक जो स्टेप था पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल और इसमें बदल गया, फिर 2 और 3 जो है ब्रश बॉर्डर की सेल में अवशोषित हो जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान दें, ये एक को ब्रश बॉर्डर पे क्यों रखा है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, संलग्न रहते हैं, चिपके रहते हैं, वह इनको इन दोनों में तोड़ते हैं। फिर सेकंड एंड थर्ड स्टेप में इनका अवशोषण हो गया, यानी अमीनो अम्ल अवशोषित हो सकते हैं, डाई और ट्राई पेप्टाइड अवशोषित हो सकते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कि इस ब्रश बॉर्डर की कोशिका के अंदर भी डाई और ट्राई पेप्टाइड को तोड़ करके डाइजेस्ट करके इंट्रासेलुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डाई पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड का अंतः कोशिकीय इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, जिसके द्वारा यह अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। और यहाँ से फिर अमीनो अम्ल एसिड है वह आप देखेंगे आगे ब्लड के अंदर अवशोषित होते हैं। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो अब अधिकांश रूप में, जहाँ पर पहले अमीनो अम्ल कम थे, अब अधिकांश मात्रा में ब्रश बॉर्डर के द्वारा जो बाहर में निकलेंगे वह अधिकांश अमीनो एसिड होंगे, ब्लड की तरफ जाएंगे, जबकि डाई पेप्टाइड एंड ट्राई पेप्टाइड की मात्रा कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि
हमारे मानव में पाचन तंत्र के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है मोस्टली 90% जो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी बहिर्कोशिकीय है। अर्थात पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारे आहार नाल की ल्यूमेन में। परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीनो अम्ल के डाई एंड ट्राइपेप्टाइड जो अधिक सुग्राहिता से ग्रहण कर सकने के लिए यहाँ पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। डाई और ट्राई अमीनो एसिड में बदलते हैं और फिर अमीनो एसिड को ब्लड से ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने प्रोटीन की एक पाचन को अपने पूरी कोशिश की है। और एक कार्बोहाइड्रेट की स्लाइड भी है जो मैं बता देता हूँ आपको। साधारण है, स्टार्च और डाइसैकेराइड जो है स्लाइवरी एमाइलेज पहले, फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा रिएक्शन होती है। इसके द्वारा तो आपको मालूम है केवल 5% बक्कल कैविटी में, और जस्ट गैस्ट्रिक जूस मिलने तक मैक्सिमम 30 to 40 होता है। और जैसे ही गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है तो स्लाइवरी एमाइलेज अब भोजन के बोलस के अंदर कार्य नहीं करते हैं, और बाद में पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, जो ग्रहणी के अंदर ही संभव है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही संभव है। फिर ओलिगो एंड डाइसैकेराइड जो लैक्टोज माल्टोज, इनका भी मैंने बताया था कि अलग अलग एंजाइम सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज एंजाइम आते हैं जो ब्रश बोर्डर द्वारा स्रावित होते हैं और वो उनको स्रावित होता है। तो मोनोसेकेराइड जो है अधिकांश जो डाइजेशन के बाद बनते हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड आदि फ्रक्टोज बनते हैं। इनको कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स जो है विलाई के अंदर, उनके द्वारा ग्रहण करके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा आगे भेज दिया जाता है। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वसा का पाचन हो जाने के पश्चात विभिन्न अंगों में अवशोषण होता है। वसा वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको अलग से इसीलिए लिया है ताकि बहुत बड़ा वीडियो और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बने। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही समझाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसकी, और बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको उसकी, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल सके, प्राप्त हो सके।